आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। और काफ़ी लंबा वेट हुआ, ये 2 वीक से क्लास आपकी कैंसिल हुई, लेकिन उसके काफ़ी सारे कारण थे। अभी हमारा ऑफिस गुड़गांव से शिफ्ट होकर दिल्ली मायापुरी में आ चुका है। तो मायापुरी का एड्रेस आप सबको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो जो विशिष्ट ज्योति संस्थान था, जहाँ पे गुरुजी बैठते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे और जहाँ पे आचार्य बैठते थे, तो वो सारा ऑफिस अब मायापुरी में शिफ्ट हो चुका है। तो आप में से जो लोग भी आसपास के हैं वो इजीली यहाँ पे मिलने आ सकते हैं आचार्य से और गुरुजी से। आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी के अंदर जो गैप डला उसको आपने अपने तरीके से खत्म किया होगा, मतलब आपने रिवीजन अपनी जारी रखी होगी। और जो भी क्लासें गुरुजी ने पीछे पढ़ाई हैं उन सबको बार बार रिवाइज करके आप एक पेज के ऊपर सभी आए होंगे। क्योंकि आज से जो आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो कुछ खास क्लासेस अभी आपकी शुरू होंगी, जिसके अंदर लाल किताब को आप अच्छे से समझेंगे और ग्रहों के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। तो गुरुदेव आज अभी कुछ ही देर में हम सबसे मुखातिब होंगे। अभी तक की हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं वो सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। गुरुदेव हमारे साथ मुखातिब हो चुके हैं अभी। अब ज्यादा समय ना लेते हुए ये सेशन शुरू करते हैं और गुरुजी का स्वागत करते हैं। जय माता गुरु जी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे और सबको नाम, यश, ज्ञान, दौलत सब बख्शे दाता। सब लोग अभी से ही बड़े एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। शाबाश। अगर अंदर आग हो तो ही तो आदमी खुद जलता है और जल के ये सोना कुंदन बनता है। तो जल्दी आप सब लोग वाकई में कुंदन बनेंगे, लेकिन मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी आंच को कहां तक रखना है। ठीक है, चिंता नहीं करनी, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो पीछे हमने घरों के अंदर उच्च, घरों के अंदर नीच, और दोस्त के दोस्त और दुश्मन के दुश्मन, ये हमने सारे जांचे। लेकिन अब आपको जो मैं बोलता हूं फरमान, लाल किताब अरमान और फरमान के बिना बेकार है। और जब तक हम फरमान नहीं सीख लेते, फरमान यानी कि जो फरमाया गया और जिसको मानना जरूरी है, और पुराने राजा महाराजा जो होते थे, मुगल शाह बादशाह, वो फरमान जारी किया करते थे। ठीक है ना। तो लाल किताब भी फरमान जारी कर रही है कि अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हो, ज्ञान को पाना चाहते हो, समुद्र की इन गहराइयों को पाना चाहते हो, समुद्रिक पाना चाहते हो, तो आपको ये फरमान मानने पड़ेंगे। तो ये जो फरमान मानने वाली बात है, अभी तक तो हमने सिर्फ ग्रहों को जाना कि जन्म कुंडली के 12 खाने हैं और 12 खानों के अंदर कौन सा ग्रह उच्च है, कौन सा नीच है, कौन दोस्त का दोस्त है, कौन दुश्मन का दुश्मन है, इनको जाना है। आज जो क्लास शुरू होने लगी है, हो सकता है ये फरमान 2 घरों तक, यानी 2 क्लासों तक जाए, 3 क्लास तक भी जा सकता है। ये समझाने की विधि के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। जितना भी होगा बहुत आराम से हम चलेंगे, ताकि एक एक चीज हमारे अंदर उतरती हुई जाए। ठीक है। आप सबको पहले मैं एक खुशखबरी दे दूं कि आप सबका ऑफिस यहाँ मायापुरी में तैयार हो चुका है। गुड़गांव तक आने में सबको बहुत तकलीफ होती थी, रास्ते का जाम ही कमर तोड़ देता था। तो मायापुरी मेट्रो स्टेशन से जब मायापुरी की तरफ आप एंटर होंगे तो मेन रोड के ऊपर हिप्पो स्टोर आता है। इस बिल्डिंग का नाम है मैकेंजी टावर। बेटा बाद में एड्रेस यहाँ तुम लगा देना अपनी स्क्रीन पे। ठीक है जी गुरु। मैकेंजी टावर में हिप्पो स्टोर के ऊपर 3rd फ्लोर है,
जहां आपका ये अपना ऑफिस है। और अब इसका बेनिफिट आपको ये भी मिल सकता है कि किसी भी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो चीज आप सामने बैठ के क्लियर करना चाहते हो, बेटा वो आकर के यहाँ आप हमारे आचार्यों से, मनप्रीत से आप वो क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, आपके बैठने की व्यवस्थाएं अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, निशा उपाय शुरू कर दिए कि नहीं बेटा? हाँ जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश मैं है, बस सुखी आपको रहो। ऑफिस ही देख के आ रही हूँ, दिल्ली में हूँ मैं। अच्छा। मैं कोलकाता से आई हूँ, कल आपकी अपॉइंटमेंट है। हाँ, सुखी रहो, खुश रहो, माता रानी सुख दे, बहुत खुश रहो। सुंदर ऑफिस बनाया है गुरुजी, अरे ये तो परमात्मा बनाते हैं, हम तो सिर्फ करते हैं, है? बहुत सुंदर। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, जस्ट वहां से करके मैं एंटर करी हूँ, आपकी क्लास को ज्वाइन किया मैंने। अरे वाह, दाता तेरे को सदा सुखी रखे और जल्दी जल्दी तेरे को बहुत अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु। बस गुरुजी आपने बोला है तो मिलना ही है, और बाकी तो मैं कल सामने आपसे मिल ही रही हूँ। अभी बेटा मैं इंदौर में था और पीछे जलंधर भी गया था, मैं हाँ जी। सम्मेलन में गया था। तो वहां पर जब मैं जलंधर में था तो वहां पर कुछ एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने शुरुआत में कहा कि कभी किसी की भविष्यवाणी गलत भी हो जाती है, कोई बात नहीं, ज्योतिष संभावनाओं का खेल है। दूसरा आया तो उसने भी सपोर्ट किया कि भाई ज्योतिष संभावनाओं का खेल है, कभी कुछ गलत भी हो जाता है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसा नहीं सोचना चाहिए। तो वहां पर खुलेआम मैंने उनको लानत भेजी थी। मैंने कहा था कि अगर आप ज्योतिष को संभावनाओं का खेल मानते हो तो आप किसी भी सूरत में ज्योतिषी हो ही नहीं सकते, और आप लोगों को ना ज्योतिषी बनने का, ना ज्योतिषी कहलाने का कोई हक है ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष कोई संभावनाओं का खेल नहीं है। जी गुरुजी। ज्योतिष ज्योतिषी अगर 100% ज्ञान को जानता है, या अपनी फील्ड जितने में वो काम कर रहा है अगर वो उसे जानता है, तो संभावनाओं का खेल बिल्कुल नहीं हो सकता। जब कोई जरूरत से ज्यादा बताने लगता है, कोई जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है, तब ये खेल संभावनाओं का हो जाता है, जो उसे खुद को आता नहीं है लेकिन वो सामने वाले को बोलता है, तब ये संभावनाओं का खेल बनता है। तो यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कुंडली नहीं देखनी। अगर आती नहीं है तो तुक्के नहीं मारने, क्योंकि ये तुक्का तुम मार रहे हो, बड़ा तुम बनना चाहते हो, लेकिन इज्जत ज्योतिषी की जाती है, ज्योतिष की जाती है। तो इसीलिए हमें ज्योतिष की इज्जत को बिगाड़ना नहीं है, हमें ज्योतिष की इज्जत को बढ़ाना है, ताकि यहां पर दुनिया के कोई महारथी आए तो नतमस्तक होकर के आए, ना कि अकड़ के आए कि आज तो इनकी हम बेइज्जती करके जाएंगे। तो इन चीजों का खास ख्याल आप सब ने रखना है, क्योंकि हम सब एक परिवार से हैं। ज्योतिष जो है वो हमारा एक तरह का, तुम ये लगा लो कि हमारा गोत्र ही बन जाएगा, और एक गोत्री होने के नाते हम अपने गोत्र की बेइज्जती नहीं होने देंगे और इसकी इज्जत को संभाल के रखेंगे। ठीक है बेटा? जी इन गुरुजी। सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है। जी गुरुजी। तो चलो छोड़ो सारी बातों को, तो अब फरमान नंबर 8 से शुरू करते हैं। फरमान नंबर 8, लगन का घर या कुंडली का पक्का घर नंबर 1। जो लगन है उसे कुंडली का पक्का घर नंबर 1 बोलते हैं, और इसको कहा जाता है शाह सलामत तख्त, बादशाही या हजूर के शुभ कदम। यानी कि अगर लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो इंसान शाह सलामत की तरह होता है, कहने का मतलब वो राजा होता है। ठीक है, और उससे संबंधित जितने सुख है वो अपने जीवन के अंदर जरूर मिलते हैं। मैं इसको अब इलेबरेट करता हूं। घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा, रूह और माया का। चलो ये बात तो आपको समझ हो गई, तख्त हजारी है, राजा कुंडली का हो गया, जो भी ग्रह पहले में आया एक में,
और ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन झगड़ा रू और माया का, लगन में बैठा ग्रह तुम्हारी सोच क्या बनाएगा, उस सोच के अनुसार तुम काम किस तरह का करोगे। और दुनिया के अंदर जितने काम किए जाते हैं, जितने भी, बेटा वो शुरुआत में ही जर, जोरू और जमीन के लिए शुरू किए जाते हैं। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, और इवन वनस्पतियां भी मेल और फीमेल के लिए ही जीती हैं और अपनी जगह पाने के लिए जीती हैं। तो इसी को जर यानी कि रुपया पैसा, जोरू यानी कि विपरीत लिंगी, औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत, ठीक है। और जमीन, जमीन वनस्पतियों को भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। तो सिर्फ इसी का झगड़ा होता है। और इसी को कमाने की अकल, या उसको किस मानसिकता से, कौन से बिहेवियर से, कौन सी आदतों से आदमी वो कमाएगा, किस चीज से कमाएगा, ये मैटर नहीं है। किन आदतों से, किन बिहेवियर से कमाएगा, कौन सी नॉलेज से कमाएगा, ये है रू और माया का झगड़ा। समझ गए? कई लोग कहते हैं कि लगन में बैठा हुआ ग्रह अगर उच्च का हो तो उसका धंधा करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। इस चीज को कोई ना माने। हाँ, वो कौन सी रूह का मालिक बना, वो कौन से ग्रह का मालिक बना, उसका स्वभाव पहले घर के अंदर कैसा है, वो उससे कमाएगा, उस स्वभाव और उन आदतों से। ठीक है। अगर वो बहुत अच्छी हुई तो आराम से, अगर वो ग्रह बुरा हुआ तो लड़ते भिड़ते कमाएगा ही, उन आदतों से कमाएगा। आप बहुत देखते होंगे कि कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन इतने बेकार होते हैं कि उनको किसी की बात ही नहीं समझ आती। उनको समझाना सबसे टफ टास्क होता है। छोटी छोटी बात पे वो बेवकूफियां करते हैं। तो वो लगन के अंदर ग्रह होता है, नीच का होता है, लेकिन धन भाव या लाभ स्थान वो अच्छा होता है। चौथे घर से प्रॉपर्टियां मिल रही होती है कई बार, तो वो मिल तो जाती है लेकिन उसके गंदे स्वभाव से भी मिलती है कि घर वाले कहते हैं छोड़ दफा कर, ये डाकू है, इसको हिस्सा दो और अलग करो। तो ये भी तो कमाई है ना। तो ये झगड़ा है रू और माया का। उच्च बैठे ग्रह उत्तम गिनते, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो। कहते उच्च अगर बैठे हुए ग्रह हैं और ऐसा होगा जैसे दस्ती, यानी कि खुद डायरी के अंदर परमात्मा ने लिख दिया है कि ये अब अच्छा ही रहेगा। ठीक है। खाली पड़ा घर सात जब टेवे, शक्की असर कुल ग्रह का हो। कहते लगन के अंदर अगर उच्च का ग्रह बैठा भी हुआ है और एक अकेला बैठा हुआ है, और सातवां घर अगर खाली हुआ तो वो उच्च के ग्रह का कोई असर नहीं, उच्च के ग्रह का कोई असर नहीं। ठीक है, ये बात समझाई गई। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 में हरदम चलता हो। कहता लगन के अंदर जब कोई ग्रह बैठ जाता है, कोई भी ग्रह लगा लो, उसका जो आंखें हैं वो है 8वां घर, जन्म कुंडली का 8वां घर, और उसकी जो टांगे हैं वो है, यानी पांव हैं जो उसके, टांगे नहीं पांव जो है, वो है जन्म कुंडली का 11वां घर। ठीक है। यानी कि लगन के अंदर अगर मान लो सूर्य बैठा है और 8वें घर के अंदर चंद्रमा बैठ गया और 11वें घर के अंदर मंगल बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया, तो अब इस इंसान का जीवन बहुत आसान होगा, मोटा मोटा कमाएगा, कोई काम उल्टा नहीं पड़ेगा, बुद्धि उसका साथ देगी और उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लो शनि बैठ गया लगन में, ठीक है, और शुक्र बैठ गया 8वें घर में,
और केतु बैठ गया 11वें घर में, तो भी ऐसा ही होगा। आदमी के सारे काम बनेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि लगन में बैठ गया, मंगल 8वें घर में आ गया और बुध 11वें घर में हो गया, फिर क्या होगा? या सूर्य या चंद्र 8वें घर में हो गए और बुध 11वें में आ गया, तो क्या होगा? अब उस इंसान की जिंदगी के अंदर हर पग पे मुसीबतें होंगी, क्योंकि लगन में बैठे हुए ग्रह, उसको शरीर मान लो, अब उसकी आंखें खराब हो गई, वो अंधा हो गया, उसकी बुद्धि उतनी गहराई तक सोच ही नहीं सकती जो मुसीबतों को एक चुटकी में पार लगा सके। क्योंकि जो अकल है वो 8वें घर से, यानी कि 8वें घर के गहरे कुएं में से एक चीज निकल के आती है। समझ गए? तो हम लोग जो कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि ये करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये करना है, ऐसी अवस्था के अंदर अगर 8वें घर में और 11वें घर के अंदर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हों, तो आदमी सही सटीक डिसीजन लिए बिना ही जिंदगी चलाता है। और अगर 8वें और 11वें घर के अंदर आपस में मित्र ग्रह बैठे हुए हों, लगन भले ही खाली हो, तो आदमी फिर भी सही डिसीजन लेता हुआ जीवन में तरक्की करता है। और अगर लगन में ग्रह बैठा है और 11वें घर में उसका मित्र बैठा है, तो 8वां घर यानी कि शमशान घाट के अंदर अगर आप लगन और 11वें घर में बैठे ग्रह के मित्र की वस्तुएं अगर शमशान घाट में दे देते हो या लगा देते हो, तो बेटा बहुत अच्छा योग बनेगा, चुटकियों में सारे काम होने लगेंगे। ये है ज्योतिष। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ आ गया होगा कि पहले घर की ये जो इन्होंने फॉर्मूला नंबर 8 में लिखा है। तो मैं दोबारा पढ़ता हूं। लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। ठीक है? तो जो हमें कहा गया ना कि 11वां घर लाभ का घर, और इसमें ग्रह हो शुभ तो बहुत पार हो जाता है, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। उसके लिए लगन और 8वां घर एक्टिव होना सुपर है, और नहीं तो कम से कम 8वां घर एक्टिव होना उसके मित्र के साथ, तब 11वां घर फल देता है। वरना 11वां घर जो बीमारियां देती है ना, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं ठीक, इतना खराब है 11वां घर। ओके? बीमारियों का घर है 11वां घर, और ये बीमारी कमाने की लग जाती है इंसान को जब पहले 8वें और 11वें घर के अंदर मित्र ग्रह हो, तो कमाने की बीमारी लगती है, और ये बीमारी अच्छी है। ओके? अकेला तख्त पर बहुत हो साथ में, राजा वजीरी उत्तम सेहत होती है। कहते लगन में अकेला ग्रह बैठा हुआ हो और 7वें के अंदर कोई भी ग्रह हो, ज्यादातर तो मित्र को ही कंसीडर किया जाता है, तो ये हो तो आदमी की सेहत अच्छी होती है, उसको आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, और मेहनत कश इंसान होता है। किसी भी माहौल से बचने की वो कोशिश नहीं करता, माहौल के अंदर जाकर के उसकी सोच ऐसी हो जाती है जैसे एक राजा हो, या आप मालिक हो अपने काम के। आपने एक मैनेजर रख लिया, एक राजा ने वजीर रख लिया अपने काम करने के लिए। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर एक ग्रह लगन के अंदर हो और 7वें घर में कोई ग्रह हो, तो जो 7वें घर में ग्रह होगा वो वजीर की तरह काम करेगा।
वजीर की तरह, यानी कि अब उस इंसान की जो अक्ल होगी उसके अंदर दोनों गुण पाए जाएंगे, लगन में बैठे ग्रह के भी और साथ में घर में बैठे हुए ग्रह के भी। तो दोनों के गुण उसके अंदर आने के कारण उसके काम ज्यादा अच्छी तरह से होते हैं। तो इसीलिए लगन और साथ में घर के अंदर अगर ग्रह हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। एक बात और बता देता हूं कि लगन के अंदर एक ही ग्रह हो, सातवें में 3, 4, 5 जितने मर्जी ग्रह बैठे हों, ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। क्योंकि लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि 2 से ऊपर 7वें घर में जो भी ग्रह बैठेंगे वो अपनी औरत की तरफ फल देंगे। यानी कि जैसे औरत अपनी कहना मानती है या अपना पति कहना मानता है, इसी तरह से वो साथ देने लगते हैं। तो इसीलिए पहले घर में एक ग्रह, 7वें घर में ज्यादा ग्रह तुम्हारे लिए वजीर बन के तुम्हारे को मदद करेंगे। उल्ट मगर जब टेवे बैठे जड़ 7वें की कटती है। अब वो कह रहा 7वें घर में कोई ग्रह हो और पहले में ना हो तो डेली इनकम डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर गायब हो गया, समझाने वाला गायब हो गया। किसी राज के अंदर अगर सारे वजीर रह जाएंगे, किसी भी राजा के यहां राजा के बिना सारे वजीर रह जाएंगे तो बेटा वहां लड़ाइयां होंगी कि तख्त मेरा है, तख्त मेरा है, तख्त मेरा है। तो इसीलिए 7वें घर में ज्यादा ग्रह हो, लगन में कोई ना हो तो जिंदगी भी उसी प्रकार से अधूरी हो जाती है। उल्ट मगर जब टेवे बैठे जड़ 7वें की करती है। उच्च नीच जो गिने घरों में वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। ये अब बहुत बड़ी बात बोल दी फरमान ने, जो कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने कहा जो ग्रह आपस में उच्च नीच हैं, जैसे बृहस्पति लगन में हो, मंगल 7वें में हो, उसको जागीरदार बोला जाता है। शुक्र लगन में हो, 7वें मंगल हो, उसे जागीरदार बोला जाता है। समझे? ये मित्रों की मंडली। सूर्य लगन में हो, शनि 7वें में हो, अब इनका झगड़ा नहीं होगा। कहते उच्च और नीच ये जब आपस में पहले और 7वें में बैठते हो तो इनका झगड़ा नहीं होता। लेकिन जो ना नीच हो ना उच्च हो, वो ग्रह अगर यहां बैठते हैं तो ऐसा आदमी उम्र से पहले भी मर सकता है। और पंगेबाजी, ये झगड़ा भी करेंगे आपस में। अब इसको डिफाइन कैसे करें? मान लो सूर्य केतु लगन के अंदर है, राहु 7वें में आ गया। सूर्य राहु लगन में है, 7वें में केतु आ गया। और शनि के घर तो चंद्रमा चलो शुभ होता है, लेकिन शनि के घर में बृहस्पति भी नीच का माना जाता है। लेकिन शनि के घर में मंगल नीच का नहीं उच्च का माना जाता है। तो इनको छोड़ के समझेंगे ना, बाकी के कोई भी ग्रह यहां आते हैं तो वो तकलीफ पैदा कर देंगे। जैसे शनि के घर में बुध उच्च का नहीं होता, नीच का नहीं होता, ठीक है। और छठे घर के अंदर शनि खराब है, पहले दर्जे का, समझेंगे ना, लेकिन ना उच्च है ना नीच है।
तो मान लो लगन के अंदर शनि हो, 7वें घर के अंदर बुध हो, तो ये कभी भी आपस में झगड़ा कर सकते हैं। और अगर कोई बुरा योग आया तो 7वां घर भी मृत्यु का है। वो डेली इनकम का तो है ही, लेकिन 7वां घर भी मृत्यु का है, अचानक कहीं पर भी मौत खड़ी कर सकता है। तो वो आगे प्रेडिक्शनों में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। तो ये हालात वहां पैदा हो सकते हैं। खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च होगा, शनि नीच होगा, मंगल का घर ग्रह होगा, और खाना नंबर 7 में शनि उच्च होगा, सूर्य नीच होगा, और शुक्र घर का ग्रह होगा। जैसे खाना नंबर 1 में बृहस्पति, चंद्र, बुध, राहु हैं 4 ग्रह, और खाना नंबर 7 में अकेला केतु हो, तो 34 साल बुध की अवधि तक नर औलाद केतु लुप्त या पैदा होकर के मरती जाए। पहले घर के अंदर बृहस्पति, चंद्र, बुध, राहु हो और केतु 7वें घर में हो, तो 34 साल की उम्र से पहले हम जो भी बेटा लेने की कोशिश करेंगे, या तो पैदा नहीं होगा या पैदा होकर के मर जाएगा, ये योग होगा। और 48 साल उम्र केतु की अवधि तक एक ही लड़का स्थापित होगा। अगर 48 साल की उम्र से दूसरा लड़का स्थापित हो जाए, तो अगर 48 साल की उम्र से पहले दूसरा लड़का स्थापित हो जाए, यानी कि ऐसा इंसान जिसके लगन में बृहस्पति, चंद्र, बुध, राहु है, तो 48 साल की उम्र से पहले 2 लड़के हो जाए, तो बुध लड़की, जो उस जातक की लड़की होगी, लड़की बेघर, बेइज्जती या दीगर मंदे नतीजों से नष्ट होगी। यही वो योग है जो लड़कियों को अपना शरीर बेच करके पलने और पालने के लिए मजबूर कर देता है। इसी के कारण बहुत सारी लड़कियां, अब ये कुंडली में योग होता है बाप की, ये योग होता है भाई की कुंडली में, लेकिन इसका बुरा असर उसकी बहन और बुआ पे जाता है। और ऐसी लड़कियों को इस तरह की जिंदगी वो झेलनी पड़ती है। ये सारा खेल लगन से ही तय होता है। तो इंसान की अपनी कुंडली भी कई बार सफिशिएंट नहीं होती। ऐसे में रिश्तेदार की कुंडली से इस तरह के बुरे योगों को निकाला जाता है। वो पिता की हो सकती है, भाई की हो सकती है, ठीक है। तो बुध लड़की बेघर, बेइज्जत, दीगर मंदे नतीजे से नष्ट होगी। टेवे वाला, जैसे अभी आपने कल का भी किस्सा सुना, परसों का, ये सॉरी न्यू ईयर नाइट का भी, ये लड़की ने दारू पी हुई थी, स्कूटी के लिए बहस कर रही थी, उसके बाद कार उसको 12 किलोमीटर तक घसीटती लेकर के चले गई। ये वाले हालात भी यानी कि नष्ट हो गई, तो क्यों नष्ट होना भी लिखा है। तो इस प्रकार से ये बेटी के ऊपर असर आया, और ये योग होगा या तो पिता की कुंडली में या भाई की कुंडली में, समझ गए। इस तरह से टेवे वाला अगर 4 और जानो, टेवे वाला यानी कि जिसकी कुंडली में ये योग है कि बृहस्पति, बुध, राहु और चंद्रमा लगन के अंदर हैं, टेवे वाला अगर 4 और जानो, कुत्ता, घोड़ा, गाय, तोता, कोई भी 4 जानवर को रोटी का हिस्सा दे तो नर औलाद स्थापित होगी। तो यानी कि ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में ये योग है और 34 साल की उम्र से पहले बच्चा होकर के मर जाता है, अगर वो कुत्ता, घोड़ा, गाय और तोता इसकी सेवा करे, इनका संग करे, तो बेटा होकर के नहीं मरेगा, बेटा होकर के नहीं मरेगा। और यही उपाय बेटी को शुभ अवस्था में रखने के लिए भी किया जा सकता है। और औलाद पैदा होने के जन्मदिन से चंद्र, राहु, बृहस्पति, बुध संयुक्त राजयोग होंगे। उल्टा अगर ये उपाय करते हैं ये, तो जिस दिन बेटा पैदा होता है उसी दिन से अपनी किस्मत में राजयोग स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर की कोई पैसे की, धन की, किसी चीज की आवश्यकता की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है।
अन्यथा चंद्र राहु बुध बृहस्पति के उत्तम अवसर के बजाय खाक की बोरी यानी कि राख की बोरी या हर तरह लानत नसीब होगी। और जिस समय टेवे में असल मंगल के अलावा बनावटी मसनूई मंगल नेक सूर्य बुध या मसनूई मंगल बद सूर्य शनि दोनों ही मौजूद हो तो नंबर 1 देखेगा नंबर 11। नंबर 11 यानी कि लाभ की धज्जियां उड़ा देगा, समझ गए ना। और राख की बोरी सर पे यानी कि बुद्धि ही ढंग से काम नहीं करेगी। सुखी रहो मनीष। जब खाना नंबर 11 हो तो नंबर 10 का ग्रह अपना असर करने के आधार में मेंढे या बुध की चाल पर जैसा कि वह उस समय में हो चलेगा। अब किसी को मेंढा समझ आया? मेंढा किसे बोलते? अच्छा है, पहले ये बताओ उज्जैन कौन कौन गया है? सिर्फ वही हाथ खड़े करना, बाकी सब नीचे कर दो। जो उज्जैन गए हो वही हाथ खड़ा करें। हाँ ऋचा शर्मा, ऋचा राठी ने शायद हाथ खड़ा किया था। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा, सुखी रह, खुश है दाता। गुरुजी उज्जैन गई हूँ मंगलनाथ मंदिर। तो वहां गुरुजी पर आपका वीडियो सुन के ही गई हूँ। उसके पहले कई बार गई थी लेकिन वो दर्शन नहीं किए थे, खाली महाकाल के करके आई हूँ। अभी स्पेशली मंगलनाथ गई जी हूँ। के जब दर्शन किए तो जी जैसे भोलेनाथ के बाहर नंदी देव हाँ, हैं, वैसे वैसे वहां क्या देखा था? मेरा था गुरुजी, जो एरिस शाबाश साइन है। शाबाश। तो ये है असली हकीकत। मेंढा बोलते हैं भेड़ू को, ठीक है। मेंढा बोल दिया यानी मंगल बोल दिया। यानी कि अगर बुध और मंगल अगर अच्छे होंगे जैसा कि वह उस दम हो चलेगा, इसी तरह से जब खाना नंबर 8 खाली हो तो नंबर 1 वाले ग्रह की आंखों को रोकने के लिए कोई रुकावट ना होगी, ठीक है, और वह खुद ही अपनी आंखों से देखभाल करता होगा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जो लगन का ग्रह है 8वां घर खाली हो तो भी इंसान अपने जीवन को अच्छा चला सकता है। बस जन्म कुंडली के अंदर बुध और मंगल अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। मेंढा यानी मंगल और बुध तो डायरेक्ट उन्होंने बुध लिखा है। तो लगन में ग्रह हो 8वां घर खाली हो तब मंगल और बुध अगर शुभ हो तो कुंडली बहुत ही बेहतरीन है। चलो अब इसके आगे की तो मैं खैर पढ़ाता हूं। अब तुम्हें एक साइंस समझा दो। मंगलनाथ जी का मंदिर सिर्फ एक ही है उज्जैन में, और वहीं पे ये मेंढे की मूर्ति लगाई गई है और शिवलिंग के रूप में स्थापित है वहां पे, लेकिन वो मंगललिंग है। तो ये क्यों है? और वहां पर चावलों का ही अभिषेक होता है मंगलनाथ जी पे। ये हमारे अध्यात्म की क्या साइंस है? क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारा जितना अध्यात्म बड़ा सब साइंस बेस्ड है, सब ज्योतिष बेस्ड है। अगर ज्योतिष ना होता तो अध्यात्म तो कभी बन ही नहीं सकता था और कोई भी देवी देवता का तो नाम धरती पे होता ही ना। हम ये कह सकते हैं कि देवी देवताओं की सोच रखने वालों ने ज्योतिष बनाया, लेकिन रियलिटी में देवी देवता जो बनाए गए वो बनाए गए ज्योतिष जिसको आता था उसने भगवानों को नाम दिया। अब ये मैं साइंस साबित करने लगा हूं। लगन को छोड़ दो। मंगल वो लाल धरती जिसके अंदर पानी ना हो, जो रेत के कणों की तरह लगे तो सही लेकिन लाल हो, लेकिन चिपक जाने वाली हो। लेकिन उस जब पानी ढूंढना तो बहुत गहरा जाता है। तो ये कौन सी धरती है? ये शुरू होती है उधर से, अपना क्या कहते हैं उसे,
महाराष्ट्र से होती हुई उज्जैन को ये चलाती हुई राजस्थान साथ में बॉर्डर पे लगता है, यहां तक ये सारी की सारी जाती है, ये सारी की सारी मंगल की धरती है। और मैंने एक चीज बताई थी कि अगर समुद्र में आग लग गई तो सारा जल वाष्प हो जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से जहां मंगल बैठा हुआ है, ये लाल धरती है, वहां पर पानी नहीं ठहर सकता, वाष्प हो जाता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया के अंदर पानी की बहुत जबरदस्त किल्लत है, राजस्थान के अंदर पानी की बहुत जबरदस्त किल्लत है। ये तो गंगा जी वहां से निकल गई उज्जैन से, वरना वहां भी बहुत ज्यादा किल्लत होती, समझ गए, क्योंकि धरती वैसी है। लेकिन इस धरती की खासियत है, यहां जो भी रहता है उनको खून के इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। या तो सीधा कैंसर अल्सर ही होगा क्योंकि मंगल जिनका खराब होगा, और या खून के इन्फेक्शन नहीं होंगे, उनमें हिम्मत होगी, कद लंबे होंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाएगा, यानी अच्छे और बुरे इंपैक्ट वो दबा के होंगे, और मरने मारने पे भी तुलने वाले लोग वहां पर होंगे, और बहुत ज्यादा माफ करने वाले लोग भी वहां पे होंगे। ये मंगल की धरती का कमाल है। तो जब किसी का मंगल खराब हो, कैंसर अल्सर के योग हो, हीमोग्लोबिन कम हो रहता हो, तो ऐसी अवस्था में उस जगह पर कम से कम 1 हफ्ता रहना चाहिए उज्जैन में। और कोशिश करो कि अगर 7 दिन तुम उनका अभिषेक कर सको चावलों का और यज्ञ कर सको तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो कम से कम 2 बार या 3 बार चावलों का अभिषेक करके आप मंगलनाथ जी के यहाँ यज्ञ का विधान परिपूर्ण करें, तो इंसान की बीमारी, उसके खून के इन्फेक्शन सब खत्म हो जाएंगे। चावल क्यों? बुरे मंगल को जब भी खत्म करना हो, उसके असर को हमने बहुत कम करना हो, तो हमें ग्रहों की माता यानी कि चंद्रमा का साथ लेना पड़ता है। और चंद्रमा सब ग्रहों की माता है, और चंद्रमा ही अक्षत है। अक्षत यानी कि ना मिटने वाला। जैसे धरती पे 65% पानी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से इंसान के शरीर के अंदर भी 65% पानी है, वो कभी खत्म नहीं होता। और इसीलिए खून के अंदर भी पानी मिक्स है। अगर हम उसके बल को बढ़ा लेते हैं, चंद्रमा के बल को, तो ऑटोमेटिकली खून प्योर होने लगता है। तो इसीलिए मंगल बद वाले को चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखने की सख्त हिदायत होती है। और मंगलनाथ जी पे जाके अगर हम अभिषेक करते हैं तो मंगल दुरुस्त होने लगता है। ठीक है, ये साइंस है बेटा। हर मिट्टी की अपनी एक अलग क्वालिटी है, हर पहाड़ की अपनी एक अलग क्वालिटी है। उन क्वालिटियों को जानना ही ज्योतिष है, और उन्हीं में उनके उपाय छुपे हुए हैं। ठीक है, तो ये थी साइंस। और आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि 8वां घर खाली हो, मंगल और बुध अच्छा हो, तो तब भी कुंडली अच्छी मानी जाती है। जब खाना नंबर 1 में ज्यादा ग्रह हो और खाना नंबर 1 का न्यायाधीश मुंसिफ शुक्र होगा, जैसा कि वह उस समय टेवे चाहे नंबर 1 ही में हो। अगर जन्म कुंडली के अंदर 2, 3, 4, 5 कितने भी ग्रह हों, तो ऐसी अवस्था के अंदर लगन में बैठे हुए ग्रहों का सही वजूद नहीं होगा, क्योंकि तो वो तो मल्टीपल सोच देंगे, और मल्टीपल सोच के अंदर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जिस भी अवस्था में होगा, जिस भी घर में होगा, सिर्फ उसी के अनुसार लगन का फल गिना जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं।
अगर मान लो बहुत सारे ग्रहों के बीच में, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये तीनों बैठे, उनके बीच में शुक्र हो, तो तब तो कहावत बन जाती है, लाल किताब कहती है कि 3 शेरों के बीच में ये गाय सुरक्षित है, इसको कोई नहीं मार सकता, यानी उसका शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र, बुध, राहु मिल गए तो ऐसी अवस्था में इंसान अपनी पत्नी का सुख, रुपया, पैसा, अपना स्वास्थ्य, इनका धुआं निकालने वाला स्वयं बन जाएगा। ठीक है। शुक्र उस वक्त में अपने मित्र ग्रहों के साथ में हो कहीं पे भी, आपको उच्च फल देगा। अकेला बैठा हुआ कहीं शुभ हो, आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अकेला बैठा हुआ राशि वाइज नहीं, लॉ वाइज, लाल किताब के लॉ वाइज अगर कहीं वो शुभ बैठा हुआ हो तो बहुत अच्छा फल देगा, और कहीं अशुभ बैठा हुआ हो तो बहुत ही बुरा फल देगा। अब शुक्र के साथ मिलने वाली दृष्टियां, उसके योग सब नोटिस करने पड़ेंगे, और उसके बिना इंसान के जीवन का फैसला नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो इसीलिए जिनके भी लगन के अंदर ग्रह ज्यादा हो, सिर्फ उसके शुक्र को देख लो क्या अवस्था है, और जो प्रेडिक्ट करोगे वही सच निकलेगा, झूठ हो ही नहीं सकता। संभावनाओं का खेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। वैसे इसके लिए एक और लाइन बनी हुई है जो आप लोगों को बताना जरूरी है कि तख्त पे बैठा हुआ ग्रह चाल के हुक्मरान राजा का काम पक्का निश्चय होता है, और उसके लिए खाना नंबर 1 लेंस का काम करता है। समझे? खाना नंबर 8 फोकसिंग ग्लास ये होता है, और 11वां घर रेगुलेटर होता है। ठीक है। तो पहला घर देखना हो तो 8वें और 11वें की साथ में देखी जाती है कंडीशन। हर एक ग्रह अपनी हुकूमत शासन करना, यानी कि खाना नंबर में 1 आने के समय दूसरे ग्रहों की उसके मुकाबले में ताकत का पैमाना। खाना नंबर 1 को कुंडली का तख्त कहते हैं, इसलिए नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह तख्त का मालिक या हुक्मरान राजा कहलाता है। बृहस्पति के समय ये ग्रह किसी से दुश्मनी नहीं करता। जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अनुसार अगर बृहस्पति की दशा आ जाए, जो कि 6 साल के लिए होगी, या जन्म कुंडली के अंदर महादशा या अंतरदशा आ जाए, उस वक्त में पहले घर में बैठा हुआ ग्रह किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, भले ही वो किसी का दुश्मन बन भी रहा हो। चंद्र आधा, शुक्र 3/4, शनि 3/4, केतु 5/6, बृहस्पति खुद सूर्य राहु के समय चुप होगा, मगर बुरे कामों के साथ अपना आधा समय यानी 8 साल हमेशा नेक होगा। दूसरों का असर 8 साल के बाद हो सकेगा। जो आप वैदिक वाले करते हैं, ये वहां 16 साल की महादशा जब बताई जाती है, उसमें कहते हैं आदि शुभ निकलेगी, आदि अशुभ निकलेगी। यही बात बोलते हैं। पहले 8 साल अच्छे जाएंगे, बाद के 8 साल नहीं अच्छे जाएंगे। बिल्कुल गलत है। यहां पर लाल किताब डिफरेंट हो जाती है। गलत नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वो उनका अपना कैलकुलेशन है, वो करते होंगे। लाल किताब ये कहती है कि अगर लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह किसी से दुश्मनी करके रखता है, जैसे राहु 5वें में हो, सूर्य लगन में हो, अब सूर्य की जड़ खराब हो गई, दुश्मन है आपस में। अब बृहस्पति की महादशा आ जाए 16 साल की आ गई, तो पहले 8 साल तक लगन के ग्रह का शुभ फल बृहस्पति देगा, और उसके 8 साल के बाद जो अशुभ ग्रह 5वें घर में होकर के बैठा है, सूर्य का दुश्मन, उसका फल बृहस्पति देगा। क्या ये बात किसी को पहले पता थी? तो रियलिटी में हमने तुकबंदी के अंदर
सिर्फ एक छोटी चीज को याद रख लिया, बड़ा उसका टेक्निकल पार्ट गवा दिया, जिसकी वजह से ज्योतिष नहीं मिल पाता, और इसीलिए ज्योतिष बदनाम 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 होता जा रहा है। ये है प्रॉब्लम। बेटा बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या वाकई में किसी ने सवाल करना है? पर कुंडली की बात अभी नहीं होगी, अभी क्लास चल रही है। और अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो इनको डाउन करो। अगर किसी के भी इस चल रहे चैप्टर को लेकर सवाल आए, कृपया वही अपने हाथ खड़े करें। जी गुरु, 20-22 जने हैं जिनके इस चैप्टर को लेकर सवाल है। योगेश शर्मा, क्या सवाल है बेटा तुम्हारा? जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। नमस्कार सर। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। पहले तो सर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ सर, आप जो हमारे जलंधर में आए, मैं उस दिन मतलब बहुत मेरी कोशिश थी, मैं आ नहीं पाया सर। मेरे को लग रहा है बड़ा मेरा बैड लक है कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। नहीं बेटा, बैड लक नहीं है, परमात्मा ने कोई और समय लिखा होगा हमारे मिलने का, तो वो परमात्मा की करनी को हम कैसे मिटा सकते हैं? ठीक है, पता नहीं सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मतलब मेरे से बहुत बड़ी मेरे को दुख लग रहा है कि मैं पहुंच नहीं पाया। हाँ जी सर। आप जैसे बताओ क्या कुंडली सवाल में, है? हाँ जी सर, मैं सर इसको काफी टाइम से जैसे आपने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था लाल किताब में। पहले घर में जैसे आपने बताया कि 3 ग्रह बैठे हों या 4 ग्रह बैठे हों और 7वें में 1 ग्रह बैठा हो, तो जड़ कटती का मतलब ये नहीं कि उसके रिश्तेदार की डेथ हो जाएगी या उसको बुरा प्रॉब्लम आएगी उसको। हमें तो ये सिखाया सर। मैंने तो एग्जांपल दिया है कि अगर केतु बैठा होगा, हाँ जी सर, और केतु के अलावा अगर सूर्य बैठा होगा या चंद्रमा बैठा होगा या बुध बैठा हुआ होगा तो क्या होगा? वो रिश्तेदार। ओके। तो जड़ कटती है, मौत भी होती है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता, मान लो बुध बैठा हो तो अपनी ही नसें खराब होकर के अपनी मौत भी निश्चित हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और बृहस्पति बैठा हो तो अपनी सांस भी बंद हो सकती है। हवा, ऑक्सीजन खत्म हो बहुत गहरे सवाल है जो मैं अभी नहीं चाहता था कि उठे। शाबाश, इसका मतलब स्टडी करते हो। हाँ जी बहुत सर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत और अच्छी सर बात है। ये जो एक मतलब 7, 8 और 11 का जो साइकिल मतलब जो सर्कल चलना है, ये सर अगर 8 और 11 खाली है तब भी चला सकते हैं 8 और 11 में ग्रह बिठा के? ऐसे नहीं होता। अच्छा जी। 8 और 11 अगर खाली है तो कोई बात नहीं, ठीक है सर। इससे कोई, ज्यादातर जो दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं उनके 11वें घर में तो कोई ग्रह ही नहीं है, 8वें में तो कोई ग्रह ही नहीं है। अच्छा जी। बिल गेट की कुंडली उठा के देख लो, 5वें में ही भरे पड़े हैं। हाँ जी सर। मुकेश अंबानी की उठा लो, 6ठे में ही भरे पड़े हैं, छठे नहीं है ना? हाँ तो जी बेटा ये मैटर नहीं है कोई, ठीक है सर। समझ गए ना? हाँ जी सर। मैटर ये है कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा किस्मत का ग्रह कौन सा है, तुम्हारी कुंडली की ताकत क्या है, और योग क्या बन रहे हैं। भाई यही लाइफ है और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, और किसी का सवाल बेटा? रश्मि शर्मा, क्या सवाल है बेटा तेरा? प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, सुखी रहे, खुश है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला है। माता रानी सुख दे, धन्यवाद गुरुजी। हाँ। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर 5वें घर में सूर्य और बुध हो और पहला घर खाली हो तो उसका क्या परिणाम होता है? बेटा तुमने चैप्टर से बाहर की बात की है। ये बताऊंगा, 5वां घर आने दे फिर बताता हूँ। ठीक है, नवीन, एस नवीन। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, सुखी रहो, खुश है दाता। गुरुजी ये जो आपने बताया राहु, शुक्र और बुध का,
पहले घर में, हम्म। तो अगर हो तो अगर इसके उपाय क्या होंगे? शुक्र और राहु जब भी मिलते हैं तो हमें बुध की मदद देनी होती है, तो बुध तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है ना। जी। तो अब इसको ऐसे घर में लेके जाना है जहां ये पाप ना करे। तो ऐसे में जो हरा नारियल पानी पीने वाला है, जिसमें पानी होता है हरा नारियल, वो जी। शुक्र बुध राहु की पक्की वस्तु होता है। तो 43 दिन हरा नारियल मंदिर के अंदर रख के आए, ठीक है, और इसके बीच के अंदर शुक्र की जगह को बल दे दो और विपरीत ग्रहों से बल दे दो, और वो क्या होगा, 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन में दबा दो, चावल दबा दो, ठीक है, या फिर जौ दबा के राहु को खत्म करो वहां। तो ये कई बार दोस्त कई बार दुश्मन स्थापित करके भी किसी के भी असर को खत्म किया जा सकता है। जैसे अगर कोई पावरफुल इंसान खड़ा है, या तो उसके सामने उतना ही पावरफुल खड़ा कर दो, और या फिर पावरफुल इंसान कोई खड़ा है और उसके सामने अपना पावरफुल मित्र खड़ा कर दो। तो ये थ्योरी अभी आगे लाल किताब के अंदर आनी है, वो आपको तब समझाई जाएगी, ठीक है जी गुरु जी। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लगन में सूर्य, ये ग्रह खुद कभी नीच ना होगा लगन में बैठा हुआ। शुक्र साथ हो तो शुक्र नीच होगा, मगर दोनों के मिलाप से बुध पैदा होगा, यानी फूल होंगे पर फल ना होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो, तो ज्यादातर संभावना ये होती है कि उसके लड़कियां पैदा होंगी। बुध पैदा होगा यानी लड़कियां पैदा होंगी, तो वो हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो सूर्य और शुक्र के मेल में शुक्र नीच होता है, बुध पैदा होता है। अगर लड़का पैदा हुआ तो राहु किसी ना किसी रूप में उन्हें खराब कर देगा, क्योंकि बुध के अंदर राहु होता है, समझेंगे ना। और वो लड़के का यानी कि सूर्य का यानी केतु का, वो कहीं ना कहीं दुश्मनाना हालात निभाता है। तो जिनके सूर्य शुक्र इकट्ठे हों, उनको कहा क्या जाता है, दिन के समय में संभोग नहीं करना। मियां या बीवी में से कोई एक गुड़ खाना छोड़ दे। इसकी साइंस ये है कि जिसका सूर्य शुक्र इकट्ठा होगा, अगर वो संभोग करने के बाद दिन में धूप में सूर्य की गर्मी में निकलते हैं, तो शरीर में ताजा ताजा हरकत होकर के हटी है, और उसका सीधा इम्पैक्ट हड्डियों पे जाएगा, और हड्डियां जब कमजोर होने लगेंगी, उनके अंदर तकलीफ आने लगेगी, वीर्य बनना बंद होने लगेगा, या औरत के अंडे बनने बंद होने लगेंगे, और उसके वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बढ़ने लगेगी। और जिसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बढ़ गई, वो लाइफ को और अपने काम को ढंग से प्लान करके नहीं कमा सकता। इसीलिए सूर्य और शुक्र का मेल हो तो दिन के अंदर संभोग करने को सख्त मना किया जाता है, और जो कि मानना भी चाहिए। और ऐसे लोग ही दिन में संभोग करने की गलती करते हैं, वो घर पे नहीं करते तो बाहर करते हैं, और जिसकी वजह से औलाद के दुख उनको झेलने पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में थोड़ा सा कमजोर हूं, लेकिन उनका मोटा मोटा ज्ञान सारा मेरे पास है, जो मेरे को अपनी साइंस के लिए चाहिए। नाम भूल जाता हूं करेक्टरों के। तो जो राहु पैदा हुए थे, किनको हुए थे?
हमारे जितने दक्ष थे उनको एक वरदान था कि जो भी तुम्हारे साथ में संभोग करना चाहे औरत, तो वो संभोग करके दुनिया को बढ़ा सकती है। समुद्र मंथन से पहले की बात है। तो एक ऋषि की पत्नी वो एक दक्ष के पीछे पड़ गई, कहती नहीं मेरे साथ संभोग करो। वो कहता मैं कर ही नहीं सकता, दिन का वक्त है और दिन के वक्त में संभोग बिल्कुल मना है। तो वो पीछे पड़ गई, नहीं मेरे को साथ संभोग करो। तो उसने दिन के वक्त में संभोग किया और उस संभोग से जो उत्पन्न हुआ वो राहु उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए जब भी दिन के वक्त में संभोग करके अगर कोई पुत्र पैदा होता है, या तो वो राहु की इतनी जबरदस्त टेक्निकल अकल लेकर के पैदा होता है कि दुनिया जीत लेता है, और या वो इतना डफर होता है कि अपना नाम भी खराब करता है और घर का भी नाम खराब करता है। तो वो राहु प्रबल की वजह से ये हालात होते हैं। तो देख लो जिसने रिस्क लेना हो। ठीक है, इसीलिए दिन के वक्त में सख्त वर्जित है संभोग, अगर बच्चा पैदा करने के लिए हो रहा है तो ठीक है, ख्याल रखना। ये चीज हो गई, ये हो गया पहला घर। तो पहले घर के रिगार्डिंग किसी और का कोई क्वेश्चन? राकेश भारद्वाज। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुशियां दाता। सर मैं आपका 2016 से शिष्य हूँ। माता रानी सुख दे, खुश है दाता। लेकिन तुम भी कह रहे हो कि 2016 में तो इतना नहीं पढ़ाते थे जो अब पढ़ा रहे हैं। चलो ये तो चलता रहता है सर। मेरी आज की क्लास से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। हाँ जो आपने अभी बताया है कि पहले घर में एक ग्रह और 7वें घर में ज्यादा ग्रह। बिल्कुल। इसमें एक कंडीशन है सर। पहले घर में एक मैंने क्लाइंट की कुंडली देखी, उसके पहले घर में शनि, 7वें घर में सूर्य, मंगल, बुध, और इसमें एक मेन चीज है सर, 5वें घर में राहु और उनकी पत्नी को कैंसर। नहीं बेटा, ये कैंसर इस योग ने नहीं दिया सर। उनको ये ब्रेस्ट कैंसर, हाँ ये कैंसर दिया शनि, मंगल और बुध ने। जी सर। मंगल बुध सूर्य 7वें घर में था। जी सर। शनि की ऊपर से दृष्टि पड़ी। हाँ जी। 7वें घर के मंगल बुध के बारे में कहा गया कि नसों के अंदर खून रुक जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी और अंदर कोई ना कोई कैंसर अल्सर पल करके मामला बिल्कुल खराब कर देगा। बद मंगल बन जाएगा जी, दोनों मिलने से, मंगल और बुध के। इस दुनिया के अंदर कोई कैंसर पेशेंट ऐसा नहीं है जिसके मंगल, बुध और शनि आपस में मिलते ना हो। एक भी कैंसर पेशेंट ऐसा नहीं है। जी सर। ठीक है। तो ये इस योग ने, इसने शनि, मंगल, बुध के योग ने कैंसर दिया। ऐसी अवस्था में अगर अनार का पेड़ उनके घर पे लग गया तो और प्रबल, तोता पाल लिया तो बहुत बहुत बुरा हाल होगा, और अगर कोई बहन, बुआ, बेटी ससुराल छोड़ के घर पे आके बैठ गई तो बहुत 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 बुरा होगा। ठीक है। इसका इलाज भी दे देता हूं तेरे को। इसका इलाज है 7 दिन लगातार तांबे के लोटे में मूंग साबुत भरकर ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवाकर जल प्रवाह करें, और 27 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के वो किसी ना किसी साधु को या गरीब को दान दे। लेकिन एक बात देखी होगी कि वो आदमी बेशक चिड़चिड़ा हो या वैसे हो, लेकिन केयरिंग बहुत होगा वो। हाँ जी। ठीक है। कमाई करेगा तो बहुत अच्छी करेगा, नहीं तो नौकरी के लिए भी भटकता फिरेगा। नहीं, कमाई अच्छी है सर उसकी। मैं तेरे को कह रहा हूं या तो बहुत अच्छी करेगा या नौकरी के लिए भी भटकता फिरेगा, यही बात। हाँ जी। कारण ये कि सूर्य, बुध, मंगल ये डेडिकेशन गजब की देते हैं
कि आदमी ने जो सोच लिया, ठान लिया, करके बाज आएगा। जी सर। और लगन का शनि मंगल और सूर्य दोनों को खराब कर रहा है, ठीक है। वहां उसको वो जहर देता है। जब मैं भविष्य के अंदर तुम्हें शनि की आंखें पढ़वाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली ज्योतिष क्या है और कहां से कैसे देखते हैं, ठीक है। तभी मैंने ज्वाइन किया सर। एक क्वेश्चन और है गुरुजी, अगर हो सके तो। क्या जैसे बेटा? आपने पिछली क्लास में थर्ड के राहु के बारे में बताया था, नीलम डाल नहीं सकते, और लाल किताब कहती है कि भी नीलम है राहु का और बुध का हीरा। अरे बेटा, थर्ड नहीं, 11th हाउस में, 11 हाउस में राहु हो तो नीलम नहीं डाल सकते। और थर्ड हाउस में हो तब डाल सकते हैं सर? तो डालना ही क्यों, वहां तो वो पहले ही उठ का है। नहीं, वो एक्टिव ना हो, कहीं कहीं कर ये क्वेश्चन आते हैं कि भी हमारा तो राहु कुछ दे ही नहीं रहा है। यही ज्योतिष के खिलाफ तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ये जो एक्टिव ना एक्टिव होना, ये 100% श्योर होना चाहिए बेटा, वरना नग पहना पहना के हम लोगों का कई बार अच्छा नहीं बुरा भी करते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। खुश रहता सुखी रहो। तो ठीक है बेटा, ये तो हुआ पहला घर। दूसरा घर, कुंडली का पक्का घर नंबर 2, धर्म स्थान, उम्र, बुढ़ापा। यानी कि दूसरा घर धर्म स्थान, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी, या उम्र, ज्यादा उम्र, और बुढ़ापा। दूसरा घर भी मौत का होता है, सातवां भी, दूसरा भी, ख्याल रखना इसका, और ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। खाली पड़ा घर जब 10वें टेवे, सोया हुआ कहलाता हो। कहता दूसरे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे वो किस्मत का ग्रह बनेगा, पर जो हमने किस्मत का ग्रह खोजा वो वाला नहीं बेटा। ये लाल किताब के अनुसार किस्मत का ग्रह ये बनता है, यानी कि उससे संबंधित कामकाज किया जा सकता है अगर कोई और प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ किस्मत, ठीक है। खाली पड़ा घर जब 10वें टेवे, सोया हुआ कहलाता है। अगर 10वें घर में उस वक्त कोई ग्रह ना हो तो दूसरे घर के ग्रह सोए हुए होते हैं, बुढ़ापे में फल देते हैं, जवानी में नहीं देते। जिसके 10वें और दूसरे दोनों में ग्रह बैठे हुए हों तो तब ऐसी अवस्था में दूसरे घर के ग्रह जाकर के उसको लाभ देते हैं। तो ये लॉ बड़ा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। बुनियाद समुद्र ग्रह एक न होते, पहाड़ ऊंचा घर दो हो। चाल असर ग्रह दूजे बैठा, जेर असर गुरु बृहस्पति साई दो हो। हवा बारिश जो 9 से चलती, टक्कर दूजे पर खाती हो। 8 पड़ा घर जब तक खाली, असर भला ही देती हो। मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाया करते थे कि 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से वो पानी भरते हैं, और दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं, और चौथे घर के अंदर फसल उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है? या तो 10 और 2 में ग्रह हो तो बहुत शुभ है। अगर 10 में कोई ग्रह ना हो तो 2 में कोई ना हो तो यह ज्यादा शुभ है। 10 में अगर कोई ग्रह नहीं है तो दूसरे घर में भी कोई ग्रह ना हो तो ज्यादा शुभ है, वरना वो दूसरे घर के ग्रह तकलीफ बनते हैं, ठीक है। तो दूसरे 9वें घर से बादल उठे, 10वें घर से पानी भरा, 10वें दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करी, चौथे घर में फसल उगती है। अगर 9, 10, 2 के अंदर ग्रह है, इंसान के पास आइडियाज मिलने वाले, काम करने वाले, इंप्लीमेंट होने वाला, सब कुछ हो जाएगा, नगद पैसा भी आएगा, लेकिन जमा नहीं होगा क्योंकि चौथे घर में कोई ग्रह ही नहीं है। उसके सारे काम बनेंगे लेकिन जमा पूंजी के नाम पे ठन ठन गोपाल होगा, नगर पैसा होगा, आई चलाई बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर 9वें घर में भी ग्रह है, दूसरे घर के अंदर भी ग्रह है, 10वें घर के अंदर नहीं है, बार बार काम धंधे की दिक्कतें आएंगी, समझिए।
और इससे अच्छा तो ये है कि 10वें और दूसरे के अंदर कोई ग्रह ना हो, 9वें में हो और चौथे में हो, लेकिन आपस में मित्र हो, तो जिंदगी बहुत अच्छी। लेकिन 9वें और चौथे के ग्रह आपस में दुश्मन हो तो जिंदगी बहुत बुरी। तो ये मामले खराब हो गए। तो इसीलिए ये पहाड़ वाली थ्योरी जरूर याद रखना, ये बादलों वाली थ्योरी जरूर याद रखना, और इसके अंदर 9, 10, 2, 4 इनको काउंट करके चलना, और ये मान लेना कि 2 तब अच्छा होगा अगर 10वें घर में ग्रह होगा, और 9, 10, 2, 4 में सारे ग्रह हो तो अच्छा होगा, और या फिर 9वें और चौथे घर में आपस में मित्र ग्रह हो तो अच्छा होगा, और दुश्मन ग्रह हो तो बुरा होगा। और शायद इसीलिए लाल किताब कहती है कि अगर दूसरे घर में कोई ग्रह ना ही हो तो वो ज्यादा भला होता है। एक तरफ कह रही किस्मत का ग्रह, और दूसरी तरफ लाल किताब ही बोलती है कि कोई ग्रह ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो ये थ्योरी। हवा बारिश जो न चलती, टक्कर दूजे पे खाती हो, 8 पड़ा कर जब तक खाली, असर भला ही देती हो। अब इसके अंदर भी एक क्लॉज लगा दिया कि 9वें 10वें दूसरे घर के अंदर ग्रह हो, ये तभी बहुत शुभ माने जाएंगे अगर 8वां घर खाली हो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। 8वें घर का असर दूसरे पे जाता है, तो वो अगर बुरा चला गया तो मामला खराब भी हो सकता है। हाँ, रियलमी 6 क्या कहना चाहते हो बेटा? भाई कम से कम अपना नाम ही रख लो, ये चाइनीज नाम क्यों रखते हो? रियलमी 6 है। प्रणाम गुरुजी, नितिन बोल रहा हूँ। खुश और सुखी रहो बेटा। क्या नाम है? नितिन शर्मा सर। नीतीश शर्मा, हाँ ये नाम तो अच्छा लगा। जी अच्छा, सर, क्या जानना चाहते हो नीतीश? सर आप कह रहे हैं कि दूसरा घर खाली हो, 8वां खाली हो, परंतु सर वशिष्ठ कुंडली जो मैंने आपके एस्ट्रो साइंस में देखी थी, मेरे सर 9वें घर में शनि और चौथे घर में शुक्र है, और दोनों ही आपस में मित्र हैं। फिर भी सर काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा और 10वां दोनों खाली है सर। नहीं, मैं तुम्हारी बात मान गया सारी। ऐसे में बेटा होता क्या है कि योग वाइज क्या शनि शुभ है? योग वाइज क्या शुक्र शुभ है? चल अभी तोलते हैं। तेरे दूसरे या 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है? सर दूसरा भी खाली है, 7वां भी खाली है। और शुक्र अकेला चौथे में बैठा है? जी सर, शुक्र अकेला चौथे में बैठा है और शनि 9वें घर बैठा है। ठहर जा। केतु कहाँ है? केतु 11वें घर में सर। तो शनि अशुभ हो गया ना? जी सर, राहु 5वें में, राहु पहले घरों में हो, केतु अगले घरों में हो तो शनि अशुभ होता है। जी जी, ठीक है। अब तेरा छुपा रहना ही ठीक है, अगर तू चाहे तो मैं खुल के बात करूं। जी सर, कर दीजिए निश्चिंत। शुक्र चौथे घर का कहता है जहां जाएगा निवार गिली करके आएगा, है ना? जी। अब ये जो चीज है ये दिमाग के अंदर हर वक्त इस चीज को बसा के रखती है, जिसकी वजह से आदमी का काम धंधे की तरफ पूरा ध्यान नहीं जा पाता, बारीकी से अंदर से नहीं खोज पाता, क्योंकि शनि खराब है। ध्यान इस तरफ लग जाता है और फिर कोशिशें पूरा लाभ नहीं देती। अब कोशिशें लाभ कब देंगी? जब तुम शनि की वस्तुएं तुम दान देने लगो या शनि मंदिर के अंदर पहुंचाने लगो, शनि को शुभ कर दो, तो बेटा तेरा काम धंधा बिल्कुल हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये भी हो सकता है, यह वशिष्ठ ज्योतिष के अनुसार ही होता है और किसी ज्योतिष के अनुसार नहीं होता, कि तेरी कुंडली को कोई काम धंधा ढंग का लगा ही ना हो, लाख योग अच्छे बैठे हुए हो, और ये चैप्टर तो एंड के है। इसीलिए मेरे यहां से अपने ऑक्यूपेशन निकलवा, फ्री में दे दूंगा, ठीक है?
ऑफिस आओ, यहाँ आके ऑक्यूपेशन निकलो और आचार्य से समझ भी लो, ठीक है। उन ऑक्यूपेशन के अलावा तूने कुछ भी और इधर उधर करने की कोशिश करी, नहीं चल पाएगा। और शनि के दान याद रख। सर मैं पंडिताई करता हूँ, मैं भी स्वयं वशिष्ठ हूँ और पंडिताई करता हूँ सर। कर्मकांड पंडितों और ज्योतिष भी सर आप ही से सीखिए जितने भी आती है सर, थोड़ी बहुत आप ही के वीडियोस देख देख के ही। अब तुमने ये जो बोला, ये लगन कुंडली से बोला या वशिष्ठ कुंडली से बोला? सर वशिष्ठ कुंडली के अनुसार चौथे घर में शुक्र, शनि 9वें घर में, चंद्र, बुध, गुरु और राहु 5वें घर में सर, और सूर्य 6ठे घर में, मंगल दूसरे में बैठा है सर वशिष्ठ कुंडली के अनुसार। तो सारी कुंडली तूने गलत कर दी और मेरी प्रेडिक्शन भी गलत कर दी। अब उल्टा बेटा तेरा शुक्र खराब हो गया। पर ये एस्ट्रो शुक्र साइंस में अच्छा सर शुभ नहीं लिखा रहा है। क्योंकि तेरा मंगल 2 में है। पर एस्ट्रो ठीक साइंस है। में सर शुभ लिखा है। अरे मेरे लाल बिल्कुल शुभ लिखा है, लेकिन जब योग की बात आएगी तो वो योग पूरा प्रबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि तेरी ऑक्यूपेशन क्या बनते। नेचुरली बात है, तू ये कर रहा है तो 100% ये तेरे को मिल रहे होंगे, पक्की बात है, समझे। लेकिन चंद्रमा 5वें में, 12वें या 10वें घर में अगर कोई ग्रह हुआ तो वो कामकाज का हाल खराब कर देता है, पैसे के नुकसान देता है, ठीक है। तो अब देख ले, 12वें घर में जो ग्रह बैठा हो उसे हटाना है या 10वें में बैठा हो उसे हटाना है, ठीक है। इस तरह की बेटा संभावना वाली चीजें मत करो, क्योंकि अगर ऐसे ही आप कुछ भी बोल दोगे तो वो प्रेडिक्शनें भी गलत हो जाएंगी, वो हालात भी गलत हो जाएंगे, समझिए ना। चलो खैर, वीरेंद्र रावत। गुरुजी प्रणाम। क्वेश्चन बेटा सुखी रहो। गुरुजी मैं ये कर रहा था, दूसरे घर में मेरा चंद्रमा है। मैं आपसे एक्चुअली मिलके गया हूँ, 2-3 बार मिल गया साल में। नहीं, ऐसे नहीं बात करूंगा। चंद्रमा है दूसरे घर में, या तो चैप्टर की बात करो, कुंडली की बात होगी तो चैप्टर ही बेटा बता रहा हूँ तुम गुरुजी, भी। हाँ चैप्टर ही बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं दूसरे घर में, मैं कह रहा हूँ दूसरे घर में मेरे चंद्रमा है, लेकिन उसका अच्छा। 10वां मेरा खाली है, ठीक है। तो मैं वो जो भी उपाय करता हूँ तो वो भी उससे भी कुछ मिलता नहीं है फॉलो। पीतल की घंटी जोत घर में है? मैं अभी पीतल की घंटी तो सब मैंने हटा दिया था गुरुजी, लेकिन मैं गया था बाबा धाम, वहां जो जाते हैं ना कावड़िया लेके, उनसे वो मिली है, घुंघरू मिला है, वो रखा है मैंने। तो बेटा चाहे किसी धाम पे चले जाए, घुंघरू तेरा घुंघरू ही बजा देगा। परमात्मा ने स्वयं ये विद्या लिखी है बेटा, अपना लिखा हुआ नहीं काटते परमात्मा। अच्छा। ये दुनियादारी के अंदर, श्रद्धा के अंदर मजबूर लोग फंस के कहीं भगवान बुरा ना मान जाए, इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। बाकी आपने मुझे ये भी बताया था कि जो मेरा रेस्टोरेंट था, शायद आपसे मैं इसी 2-3 महीने पहले मिलके गया हूँ, वो बंद कर रहा था मैं उसको, लेकिन आपने कहा से बंद नहीं करना, तो मैंने उसकी लोकेशन चेंज कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, उपाय तो पूरे कर ले, 2-3 महीने में तो मेरे कर उपाय रहा हूँ भी गुरुजी, पूरे होते। नहीं काफी आपने जो भी बताया सारा चीज करता हूँ, ऐसी बात तो नहीं कर वो रहा, कर वो लेकिन करता जा, और एंड में 43 दिन 2 मुट्ठी सरकारी संस्थान में रख देना। अच्छा 2 ठीक है, मुट्ठी 100। हाँ सरकारी संस्थान में 43 दिन, ठीक है। अच्छा। या सरकारी भवन की छाया जहां पर पड़े वहां जमीन में भी दबा सकता है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। खुश रहो, सुखी रहो। चलो एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं। मनप्रीत ले बेटा कोई। जी गुरुजी। दूसरा घर अभी चैप्टर वो भी बहुत लंबा है, मुझे को लगता है 5-7 क्लासें खींच जाएगी 12 घरों में। दीपा जी अनम्यूट कीजिए खुद को, दीपा जी खुद को अनम्यूट कीजिए आप। कर लिया सर। जी जी मैम आपकी डेट। एक मिनट है दीपा पुरी। हाँ जी सर। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ जिसका बताना है। गुरुजी 21/10/76। हस्बैंड की है ये? नहीं गुरुजी मेरी है। हस्बैंड की दे दे बेटा। गुरुजी उनकी दूं? हाँ उनकी दे दे। 3 अगस्त 73।
टाइम 7:05 AM 7:05 AM लुधियाना। जी गुरु जी, कुंडली है इनकी। महादशा अंतर्दशा दिखा बेटा। रनिंग महादशा गुरु जी इनकी शनि की है, जो कि जनवरी इसको ज्यादा 2022 11/5। अंतर्दशा अंतर्दशा भी गुरु जी शनि की चल रही। चलो ठीक है। दीपा, अबॉर्शन या मिसकैरेज कितने हुए थे? गुरुजी 4-5। और इस वक्त में लाभ का क्या हाल है और आपस में कलेश का क्या हाल है? गुरुजी आपकी रेमेडीज करते रहते हैं हर साल। लाभ कम है जब से ये कोविड आया, लेकिन क्लेश भी अब नहीं है, पर बहुत ज्यादा ऐसे कोई इंटीमेसी भी नहीं है। वैसे ठीक है, पर बहुत अच्छा भी कुछ नहीं है। कोई रेंटल इनकम नहीं है, कोविड में डिक्रीज हुआ इनकम बहुत ज्यादा। और थोड़ा बिल्कुल। डिप्रेशन एंजाइटी रहता है मेरे घर में गुरुजी, जिसकी वजह से मैं भी दवाई खाती हूँ। मुझे 2 साल में एंटी डिप्रेशन पे थी, आपने मुझे ठीक किया, लेकिन अभी भी मैं एंटी एंजाइटी खाती हूँ। मुझे एकदम से कुछ धड़कन तेज हो जाती है और खाना पड़ता है। पति पत्नी ने दोबारा फेरे लिए? ले लिए गुरुजी, ले लिए। शाबाश, ये सबसे जरूरी था बेटा। अच्छा, घर के मंदिर में जोत कितनी जलती है? सिर्फ नवरात्रों में गुरुजी बस। और पीतल की घंटी, जोत, घुंघरू? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गुरुजी, नहीं है। अच्छा चल, अब ठीक करते हैं तेरे को। पूरब की दीवार के साथ में तांबे का जो भी रखा हुआ हो या वहां मैरून कलर लाल रंग हो, उसको हटा दे। ठीक है गुरुजी। पूरब की दीवार के साथ। और घर के उत्तर पश्चिम के अंदर 4-5 किलो चावल रख के उसके अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा या ईंट 50 ग्राम की वो रख दे। ठीक है गुरुजी कोई रेंटल इनकम हो सकती है कुछ मैं ऐसा? उसी बेटा मैं वही दे रहा हूं तेरे को भाई, चिंता क्यों कर रही है? ठीक है। और उसके बाद 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सही सराहने रखनी है और सुबह उठ करके मंदिर में देनी है। ठीक है। और जो तुम भभूति तू या तेरा पति लेके आया उसको निकाल के बाहर फेंको, जल प्रवाह कर दो। कर दी गुरुजी। थी हमारे पास साईं बाबा की, थी हमारे घर में रहती थी पहले। इसी के आप कारण बेटा ठीक तेरे कह को रहे हो। गिरावट आई थी, इसी के कारण तुम्हारा हाल खराब हुआ। समझ गया? गुरुजी किसी तरीके की ना जैसे एडिक्शन होती है मेरे दिमाग में ना, अधेड़ बुन चलता रहता है, मैं इससे परेशान होती हूँ। मेरे को इसकी तकलीफ है। मैं 2 साल एंटी डिप्रेसेंट्स खाए हैं मैंने। ऐसे उसका भगवान का दिया कारण सब ये कुछ है अच्छा बेटा, लगता है। तेरी कुंडली के अंदर एक, ये तेरे पति की कुंडली के अंदर एक योग है कि सुबह के नाश्ते से लेके डिनर तक लड़ाई होगी। और तूने चींटियों को आटा खिलाना बंद कर दिया होगा। कर दिया, आपने तो कहा था। तो इसे दोबारा शुरू ठीक है कर, गुरुजी। इसको दोबारा शुरू कर। और 7 शुक्रवार 1 किलो लाल जवार घास वाली जमीन में दबा दे, सफेद रेशमी कपड़े में। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी इतना, बाहर चले जाएं। सुने, इतना करते ही घर की दहलीज पे चांदी का पतरा, अगर घर का मेन गेट टूट फूट गया है, जंग लगा है, कहीं से टाइल उतर गई, पेंट उतर गया, उसको ठीक करा ले। उसका लॉक खराब हो गया हो, उसे ठीक करा दे। घर की अलमारियों और दरवाजों में से चूं चा की आवाज आ रही है तो तेल डाल दे। ठीक मेन है, गेट पे तोड़फोड़ है गुरुजी, आप ठीक कह रहे हो, मेन तो गेट पे उसे तोड़फोड़ हुई है। इमीडिएटली ठीक करा दे। जिस दिन कराएगी उसी दिन से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहो। विश्व ठीक पुत्र है शुभ। गुरुजी, शुक्रिया। ले बेटा, कोई दूसरी एग्जांपल कुंडली ले। योगेश क्या जी हुआ? कीजिए खुद को, आवाज नहीं आ रही। मैं मेरे को आ रही, मैं कहा कोई और एग्जांपल कुंडली ले ले। जी जी गुरु, मैंने योगेश जी को अनम्यूट करने के लिए बोला है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नमस्कार सर, आगे। योगेश जी अपनी डिटेल दीजिए आप। हाँ जी सर, 26 अक्टूबर 1979, सुबह के 3:05 सर। कहाँ पे हुआ था सर? और जलंधर सर। आपके सारे एग्जांपल आ गए सर इसमें।
ऊपर 3 नीचे 1, सूर्य शुक्र इकट्ठे, बुध नहीं नहीं, चौथे में, ये आ गया मंगल 12वें, चंद्र 5वें, सारे आ गए। तो जो आपने पढ़ाया इस कुंडली में सब कुछ आ गया। ठीक ठीक ठीक। महादशा अंतरदशा चेक करा बेटा जी। मंगल की महादशा गुरु जी इनकी चल रही है अभी। 1 मिनट रुक जा। 5 12 12 5 8 3 11 2 12 5 8 3 11 2। ठीक है, आगे अंतरदशा। शनि की अंतरदशा गुरु जी 12 2 1। अच्छा, अब वापस लेके जा। तो महादशा में मैंने गलत देख लिया था क्या? दोबारा देखेंगे। हाँ हाँ, अच्छा 2 5 8 3 11 2। ठीक है बेटा। ये भी मैच नहीं कर रहा। दो नहीं, 12 5 8 है बेटा। 12 5 8 3 11 2। ठीक है, ओके। हाँ, 12 5 8 3 11 और 2। ठीक है, बुध है। क्या जानना चाहता है बेटा तू? गुरुजी बिजनेस मेरा कुछ स्टेबल नहीं हो रहा। वैसे मैं ज्योतिष भी कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो वो अच्छा चल रहा है, नहीं बट देख, ज्योतिष तेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खामखाई टाइम क्यों खराब कर रहा है? जय गुरुजी की। सर एग्जांपल कुंडली दे रहा था मैं, क्या सर शायद एग्जाम्पल कुंडली ऐसे नहीं, तूने रिक्वेस्ट करके ही मिलती सर है। मेरा सर एक्चुअली अभी ना रिफ्यूजल लग गया सर कनाडा का। वो मुझे मतलब मेरे हिसाब से भी 100% श्योर था कि जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं था। तेरा जाने का समय नहीं आया, आएगा जाएगा कहाँ से तू? भेजो सर भेजो। अभी तो तू यहाँ बैठेगा दानदाता बन के। अच्छा जी। दानदाता यानी कि अपनों की मदद करना, जानकारों की मदद करना, अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करना, ये सब कुछ है तेरी कुंडली में। लेकिन जो केतु की दृष्टि तेरे मंगल के ऊपर है, ये बहुत खराब है। ठीक है सर। ये विदेश में वादा करेगी। तेरे बेटे कितने हैं? एक बेटा है गुरुजी। छोटा है? 10वीं में है सर, 10वीं कहने क्लास का में है। मतलब बड़ी बेटी है? नहीं बेटी नहीं है सर, एक अकेला बेटा ही है। ठीक है। अंतरदशा दिखाइए बेटा। बारह 2 1 6 12 5 8। बृहस्पति और केतु का समय तेरा आएगा सितंबर 2023 में, तब तू बाहर जाएगा। ठीक है गुरुजी, तब तक यहीं पे करी जाऊँ गुरुजी, आगे ना जाऊँ, अभी कुछ सोचूं भी ना कोई उसके लिए। पंगा मत ले, समझ गए ना? सितंबर के बाद तैयारी कर लियो, सितंबर के बाद तेरा बहुत शानदार जाएगा। और ठीक है, मेरा करियर यहीं पे अच्छा रहेगा गुरुजी या बाहर जाके अच्छा रहेगा? तू जहां मर्जी चले जा, तूने बोल के ही धन कमाना है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। एक नंबर का अच्छा है, एक नंबर का लुच्चा है, सब कुछ कर लेगा। ठीक है, चिंता मत कर। और ये गुण परमात्मा दोनों गुण जिसको दे दे, वही इस दुनिया में जीने के लायक होते हैं। कहने का मतलब अपने जीवन को आसान बना लेते हैं। हर साल 48 दिन 3 केले दान देने हैं। उल्टे हाथ में सोने की अंगूठी पहन के रखनी है। ठीक है, और लाल ये घर की छत के ऊपर कबाड़ नहीं इकट्ठा होने देना। इसका अगर ख्याल रखेगा तो सब कुछ बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है जी। और गुरुजी उंगली में कौन सी में पहननी है रिंग सोने की? जिसमें मर्जी पहन ले, उल्टे हाथ की उंगली होनी चाहिए, सबसे छोटी में पहन अच्छा ले। जी। ठीक है, वो सर कहते हैं कि फर्स्ट उंगली सेकंड हाउस है, 11th अरे हाउस नहीं है। नहीं, झूठ है? छोड़ना, ये खाम खाई अपने आप बनाई हुई बातें। ठीक है गुरुजी। इतना कर, और केले वाला उपाय हर साल ही कर दिया कर बेटा, तेरी जिंदगी बहुत स्मूथ लिखी है, बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और आपका चेला हूँ गुरुजी मैं हमेशा के लिए अब। दाता सदा सुखी रखे तुम्हें, खुश हाँ रहे। जी, धन्यवाद गुरुजी। ये मनप्रीत, कोई और ले बेटा। हितेश जी खुद को अनम्यूट कीजिए आप।
ये लॉटरी भी समृद्ध वालों की निकलती है, दुखियों की कब निकलती पता नहीं, परमात्मा ही चाहता है। ग्रहों का चक्कर है गुरु जी सब ये। ग्रहों का ही चक्कर होता है बेटा। हितेश शर्मा ये खुद को अनम्यूट कीजिए आप। हेलो जी सर। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुश याद आता है। गुरु जी बाकी सब तो मेरे साथ ठीक है, लेकिन मैं दरअसल क्या है, मेरी बेटी की कुंडली की वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था। दरअसल उसकी डेट ऑफ कुंडली बर्थ में टाइम बहुत लिखाओ बेटा वहां पे। जी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 2016। टाइम सर? टाइम है शाम को 4:38। 16:38। कहाँ पे होता सर? दिल्ली में, शाहदरा दिल्ली। शादरा डाल दे। दिखा महादशा अंतदशा। जी गुरु जी। अच्छा बेटा एक बार बता, इसका स्वास्थ्य खराब है क्या, और गुस्सा चिड़चिड़ापन कितना है? बहुत है जी, बहुत ज्यादा है इसमें। और इसको जुकाम, डस्ट एलर्जी? जुकाम मोस्टली हो जाता है इसको, और बचपन में इसको दिमाग की दौरा पड़ गया था, फ्यूज चढ़ गया था दिमाग में। बिल्कुल ठीक है, उसका कारण ये मैं अभी बता के हटा हूं कि 11वां घर बीमारियों का घर है। जी तेरे घर में शराब का प्रयोग होता है कि मांस का? नहीं जी, हम अलग रेंट पर रहते हैं, भाई वगैरह अलग रहते हैं, बड़े भाई करते हैं शराब वगैरह, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं होता यहाँ पर। यानी वो तुम्हारे पुश्तैनी मकान में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसके पुश्तैनी मकान में अगर शराब मांस का प्रयोग होगा तो ये कुंडली बहुत खराब है। जी और ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी, चिंता मत कर। इसके लगन के अंदर शनि, 7वें घर के अंदर मंगल, ये योग को कहते हैं चंद्रमा मर गया। और ये जब चंद्रमा मरता है तो पिता की प्रॉपर्टी, पैसा, इसके ऊपर भी अटैक आता है। घर के अंदर की सुख शांति खराब होती है, बाकी परिवार के साथ बन नहीं पाती, और प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के झगड़े के हालात भी बनते हैं। और अगर तेरे घर में पीतल की घंटी, जोत, घुंघरू कुछ भी हुए तो ये भी मामला खराब करेंगे। जी इसीलिए घर में जोत नहीं जला सकता, पीतल की जोत नहीं रख सकता है, घंटी नहीं रख सकता है, घुंघरू नहीं रख सकता है। जी ठीक है। तो इसके लिए उपाय है, 43 दिन तक बच्ची रेत के बिस्तर पर सोए, और हर रोज 5 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रख करके सोए, और सुबह उठ करके मंदिर में दे। जी ठीक है। ये एक्यूपंक्चर का उपाय है, एक्यूप्रेशर का, ठीक है। जी और एक बकरा लेकर के उसको गाय की तरह बिल्कुल सेवा करके, और गाय की तरह ही उसको दान करके एक तरह का जंगल में छोड़ दे। जी ठीक है। और घर के उत्तर पश्चिम के अंदर कोई भी कबाड़ वगैरह, खोटे सिक्के, बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह ना हो। जी ठीक है। 7 मंगलवार तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के उसे मंदिर में दो। और 27 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लोहे की लेकर के किसी भी गरीब को या साधु को दान दे दो। ठीक है। तेरा बच्चा हर हालत में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको ये जो जुकाम, डस्ट एलर्जी है, इसके बिना ये बेटा आगे जिंदगी के अंदर कामयाबी में भी दिक्कत देता है। तो इसके लिए 43 दिन 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खांड का दान दे देना। ठीक है जी। ये उपाय तूने नोट सारे कर लिए, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी तेरे को मिल जाएंगे जब ये यूट्यूब पे चढ़ेगा। तो पुत्र ये उपाय कर दे, तेरा बच्चा तेरे को ठीक मिलेगा। ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ एक और ले लो बेटा कोई। माफी चाहता हूँ गुरु जी, एक बार मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ जाननी थी, बेटी की क्या थी?
शाम को 4:38। डेट ऑफ बर्थ क्या थी? डेट? सॉरी, 3 फरवरी 2016। 3 फरवरी। जी। एक और ले लो कोई, जी गुरुजी। किसी को ज्यादा ही तकलीफ हो बेटा उसको ले लेना। जी बिल्कुल। अर्पित जी खुद को अनम्यूट कीजिए आप। हेलो गुरुजी नमस्कार। खुश हो बेटा, सुखी रहो, खुश है दादा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अर्पित। जी अर्पित जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जुलाई। अर्पित नाम है गुरुजी इनका। जी 1 जुलाई 1989, 1989। समय? 8:30 बजे रात का। कहाँ पे? आगरा। ये कुंडली गुरुजी इनकी। क्या जानना चाहता बेटा? जी मुझे 10 साल हुए मुंबई में रहते हुए, अभी तक एक भी दिन मैंने काम नहीं किया, अपने भाई के साथ रहता हूँ। दिखा बेटा। जी गुरु की इनकी गुरु रनिंग महादशा है। अंतर्दशा ऊपर के अंदर दशा गुरु इनकी रनिंग है। ठीक है। एक लॉ बता रहा हूं आप सबको। चंद्रमा जब 5वें घर में हो और 12वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसके सुख सारे मिट। और दूसरा लॉ बता रहा हूं कि अगर शनि की कोई भी दृष्टि मंगल शुक्र पे इकट्ठे पड़ जाए तो गृहस्थी, कारोबार, घर की मन की सुख शांति और कई बार स्वास्थ्य भी, ये सब खराब होता है। बेटा तेरी सेहत का और तेरी पत्नी की सेहत का क्या हाल है? अभी तो कोई शादी हुई नहीं है, काम ही नहीं है कोई 10 साल से। हाँ उसका सुख ही नहीं होगा, है ना? चल तेरे घुटने और जोड़ों का क्या हाल है? वो ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा चिड़चिड़ापन कितना है? हाँ वो हो जाता है कई बार, बहुत बार। और भूख लगते ही गुस्सा कितना चढ़ता है? वो लगता कभी कभी जब मूड खराब होता है तो फिर हो जाता है, वैसे कुछ नहीं। अच्छा अगर हमें कुछ अपने सवाल भेजना हो तो वहां से कहाँ से भेज देना पड़ेगा? ये जो इसकी महादशा एक बार दिखाइए बेटा। ये जो मैसेज होता है ना चैट, इसमें जाओ तो यहाँ पर जो भी लिखना है इस पे लिख दो। स्पीकर बंद करो। ठीक है बस बेटा। अब अब ऐसी ये बेटा किसको ओपन है, इसको म्यूट करो। 7वें घर के अंदर जब भी मंगल अकेला ना हो, उसके साथ कोई भी ग्रह आ जाए तो मंगल खराब हो जाता है। और इनके काम काज को लगा हुआ है मंगल, और ऊपर से मंगल शुक्र का मेल इकट्ठा हो तो कहते हैं शादीशुदा जिंदगी और कामकाज दोनों इकट्ठे शुरू होंगे, यानी कि इसका काम होगा तो शादी के बाद होगा। अच्छा, लेकिन शनि की 8वीं दृष्टि पड़ गई जिसकी वजह से ये मामला खराब है, जो इसके स्वास्थ्य, पत्नी के सुख और कमाई के सुख तीनों को लेकर के मामला खराब कर रहा है ये योग। तो ऐसी अवस्था में बेटा तेरे को करना क्या है? 43 दिन लगातार नंगे पांव शनि मंदिर जाकर के माथा टेको और पिछले जन्म के अंदर की हुई गलतियों की क्षमा मांगो, और कुछ शनि का सामान भी चढ़ा देना, थोड़ा चढ़ा देना या साबुत बादाम चढ़ा। ठीक है? बादाम कितने चढ़ाने? 12 बादाम अगर हर रोज चढ़ा सकते हो वो ठीक है, नहीं तो 2 बादाम ले जाना। ठीक है? ठीक। दूसरा उपाय है 7 मंगलवार तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के वो भी मंदिर में दे देना। 7 मंगलवार जी। सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर, ये कहते हैं कि शुक्र खराब, शुक्र का सुख का नाश, यानी पत्नी पे पत्नी मरती जाए। अब इसका मतलब ये है कि कहीं अट्रैक्शन भी बनेगी तो वो भी छोड़ जाएगी। ठीक है? इसके लिए 27 दिन लगातार 6 गुलाबी गुलाब लेके वीरान जमीन के अंदर दबाने हैं 27 दिन लगातार जी। और तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के उसको गले में धारण करो, वरना वो बुद्धि, वो ज्ञान जो अपने आप मुसीबतों का हल निकालता वो आ ही नहीं सकता। जी।
और 6 दिन के लिए नाक छेदन अपना करवाना जी। जिसमें सोने या चांदी की तार डालना और 6 दिन के बाद निकाल के बाहर फेंक देना। नाक छिदवानी? हाँ, बीच में से। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कान भी छिदवाए थे 2-3 महीने कोई पहले। बात नहीं, कान की कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर ये तू कर लेगा, ये तीनों उपाय, एक पहला शनि का दिया मैंने, दूसरा मंगल का दिया है, तीसरा सूर्य का दिया है और चौथा ये तांबे का छेद वाला और नाक छेदन दिया है। ये 4 ग्रहों के उपाय होते ही तेरी कुंडली बहुत बेहतरीन बन जाएगी। और फिर बेटा अपने ऑक्यूपेशन यहाँ मनपीस से निकलवा लियो, उन कामों में जाएगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है। वैसे फिल्म लाइन में हूँ सर जी। गुरु बहुत अच्छा है, मंगल शुक्र इकट्ठा ये फिल्म लाइन ही होती है। वैसे और मेरा दिमाग, हम वो जो चीज बना रहे हैं वो बहुत शानदार है, बस यही है कोई भी काम बन नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, बनते आगे चला गया था जी। एक्चुअली में बेटा किस्मत में ये लिखा है कि शादी के बाद ही कामयाबी मिलेगी, मतलब शादी जैसी होगी तब। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे अड़ जाते हैं कि जब हम कामयाब होंगे तब शादी करेंगे, लेकिन कुंडली दिखा लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ शनि मंदिर तो पास में नहीं है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। चल ठीक है, शिव मंदिर में चले जाता हूँ। शिव जी का जो मंदिर है, हाँ वहाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि चंद्रमा 5वें में हो और केतु मतलब 10वें में कोई ग्रह हो तो वो खराब करता है। हाँ, तो मेरे भाई की कुंडली में सूर्य चंद्र 5 में है और 10 में केतु है, और बुध शुक्र गुरु शनि ये 6 में। तो बेटा बात यही है, तेरे पापा का पैसा और प्रॉपर्टी खराब होगी या उनके स्वास्थ्य के दिक्कतें आएंगी? जी, वो तो एक्सपायर हो गए बहुत, मैं बचपन में बहुत छोटा था जब, तो मैं वही कह रहा हूँ उनका सुख खराब हो जाएंगे। तो अपने भाई को क्या, हर रोज चावल मिश्री मंदिर में दे, हर रोज। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं क्या उनकी कुंडली में? बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ये करो, सब ठीक हो जाएगा। खुश और सुख। ये बेटा मैं एग्जाम्पल कुंडली इसलिए साथ में लेता हूँ आप सबके बात में कि साथ की साथ अगर किसी की कुंडली के योग है उनको हल मिल जाए, कुंडली देखना आ जाए और ये पता चल जाए कि मैं किस प्रकार से कुंडली देखता हूं और आपको भी किस प्रकार से कुंडली देख करके सामने वाले को प्रेडिक्ट करना है। आपने देखा होगा कि मैं लॉ फॉलो करता हूं, किसी घर में बैठा हुआ किसी एक ग्रह की प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं करता, समझ गए? और जो भी किसी एक घर में बैठे हुए ग्रह की प्रेडिक्शन करेगा वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। और ये अभी लास्ट में हमने कुंडली देखी, आप देखो चंद्रमा 5 शनि 10, यानी कि शनि के सुख यानी आराम से बैठ के खाने के सुख खराब। शनि 12वें में बैठा हुआ है और मंगल शुक्र 7वें में, तो शनि की दृष्टि मंगल शुक्र के ऊपर पड़ी जिसके कारण क्लेश, बीमारी और पैसे की कमी के हालात वो अपने आप बनने हैं और मैरिड लाइफ के सुख डिले होने हैं। ये 2 योग ने मिलके इनको खराब किया। और जैसे ही मैंने मंगल का उपाय दिया है, शनि का उपाय दिया है और भाई के लिए भी चावल मिश्री का, क्योंकि दोनों ही भाई अपने पिता पे भारी पड़ गए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर चावल मिश्री का उपाय इनका भाई करेगा, सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे और जैसे ही ये बच्चा शादी करेगा मालो माल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो उससे पहले की मेहनत अपने आप व्यर्थ होती चली जाएगी। तो इस तरह से बेटा चलो खैर, आज हमारा दूसरा घर आधा अधूरा रह गया, लेकिन अगले बुधवार को पूरा करेंगे। और परमात्मा की दया से ये जितना बढ़ाया, खासतौर पे पहले घर का और दूसरे घर का आधा, इसको 100% रिवीजन में लेकर के नोट बना लेना। आप में से जो भी इंसान नोट बनाता रहेगा वो 100% बहुत काबिल ज्योतिषी बन के निकलेगा, क्योंकि हाथ पे लिखने से दिमाग के अंदर ज्यादा रहता है। तो आपको इसीलिए एक हफ्ता बीच में मैं साथ में दे रहा हूँ एक क्लास के बाद में, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से ज्यादा काबिल लोग निकले, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, ताकि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजरों की कमी है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ठीक है बेटा, माता रानी सुख दे, खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे और आप सबको नाम, यश, ज्ञान, दौलत सब बख्शे दाता, तंदुरुस्ती दे प्रभु। जय माता की। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आज की क्लास के लिए। जो हमारा मायापुरी का ऑफिस है उसका एड्रेस मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करने जा रहा हूँ, तो वो एड्रेस आप देख सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम है, जिनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, चैट के अंदर कमेंट आ रहे थे, तो उन सबको मैंने मैसेज भी किया था कि आपको ऑफिस में आकर हमारे आचार्य से मिल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। तो जो भी आप में से कैपेबल है, जो एबल है, हमारे
मायापुरी वाले ऑफिस आने में, तो वो बेझिझक ऑफिस में आकर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकता है और कुंडली भी दिखा सकता है। ये हमारे दिल्ली ऑफिस का एड्रेस है। इस पते पर आकर आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो और जो भी आपके डाउट्स हैं लेसन को लेकर वो भी आप आकर क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप सबने ये एड्रेस ले लिया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी।